Good morning, student. This is Jyoti Khanna. Let's continue the chapter census and sample method. आज इस चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं. नेक्स्ट टॉपिक इज मेथड्स ऑफ सैम्पलिंग. हमने अर्लियर सेंसस एंड सैम्पल मेथड के मीनिंग्स डिस्कस किए थे, मीनिंग, इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स एट्सेट्रा. आज का जो टॉपिक है दैट इज मेथड्स ऑफ सैम्पलिंग. कि सैम्पलिंग के लिए कौन कौन से मेथड्स को अप्लाई किया जा सकता है. तो इस चैप्टर के अंदर हम इसके नॉर्मली 6 मेथड्स को डिस्कस करेंगे. रैंडम सैम्पलिंग, पर्पसिव सैम्पलिंग, स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग, सिस्टमैटिक सैम्पलिंग, कोटा सैम्पलिंग एंड लास्ट इज कन्वीनियंस सैम्पलिंग. तो 6 मेथड्स हैं जो कि आज इसको हम डिस्कस करेंगे. तो फर्स्ट वन इज रैंडम सैम्पलिंग. रैंडम सैम्पलिंग क्या होता है? एक ऐसा मेथड होता है रैंडम सैम्पलिंग जिसके अंदर हर आइटम के चूज होने का चांस होता है. कोई भी आइटम जिसमें चूज हो सकती है रैंडमली, ऐसे मेथड को रैंडम सैम्पलिंग कॉल करते हैं. तो क्या होगा ये? इट इज़ द मेथड इन विच ईच एंड एवरी आइटम हैज़ इक्वल चांस टू बी सिलेक्टेड इन द सैम्पल. जिसको सैम्पल में चूज होने का इक्वल चांस होता है, ऐसे मेथड को रैंडम सैम्पलिंग कॉल करते हैं. ये जो रैंडम सैम्पलिंग मेथड है इसको 2 तरह से यूज़ किया जा सकता है, 2 तरह से अप्लाई किया जा सकता है. कि रैंडम सैम्पलिंग अगर सपोज अप्लाई करना है तो किस तरह से अप्लाई किया जाएगा. नंबर 1 इज़ लॉटरी मेथड के थ्रू या फिर टेबल ऑफ रैंडम नंबर्स के थ्रू. यानी कि रैंडम सैम्पलिंग के 2 मेथड्स होंगे. नंबर 1 इज़ लॉटरी मेथड, नंबर 2 इज़ टेबल ऑफ रैंडम मेथड, जिसको टिपेट टेबल भी कॉल करते हैं. तो ये लॉटरी मेथड एंड टेबल ऑफ रैंडम नंबर्स क्या होता है? लॉटरी मेथड के अंदर जितने सैम्पल्स को चूज करना है, सपोज टोटल नंबर ऑफ आइटम्स सपोज 100 हैं, तो 1 to 100 उनके कुछ स्लिप्स के नंबर राइट किए जाएंगे. उन स्लिप्स के नंबर को किसी बकेट में, किसी बॉल, किसी कंटेनर में डाल दिया जाएगा. स्लिप्स नंबर 1 स्टार्टिंग फ्रॉम 1 to 100, 1 से स्टार्ट करके 100 नंबरिंग देते हुए कुछ स्लिप्स को किसी कंटेनर में, किसी बकेट में डाल दिया जाएगा. और उसको जो इन्वेस्टिगेटर है रैंडमली उसमें से जितने सैंपल चूज करना चाहता है उतनी स्लिप्स को वो पिक कर लेगा. सपोज उसने 100 में से 10 सैंपल चूज करने हैं तो वो 10 स्लिप्स को पिक करेगा. जो स्लिप नंबर उसके ऊपर वो ड्रॉ आउट करेगा वही स्लिप नंबर के वो सैंपल को फिर वो चूज कर लेगा. तो ऐसा जो मेथड होता है इसको लॉटरी मेथड कॉल करते हैं. जो नेक्स्ट है टेबल ऑफ रैंडम नंबर्स. ये टिपेट एक स्टैटिस्टिशियन था, इकोनॉमिस्ट था. उन्होंने एक टेबल कंस्ट्रक्ट की. उस टेबल के ऊपर कुछ नंबर्स मेंशन थे. नॉर्मली जो नंबर्स थे 41,600 के अराउंड थे. तो टिपेट ने क्या किया, ऐसे नंबर्स को एक मेथड क्रिएट किया कि अगर रैंडमली कुछ नंबर सिलेक्ट किए जाते हैं तो वो रैंडमली जो नंबर सिलेक्ट किए जाएंगे वही वो सैम्पल्स फिर माने जाएंगे. तो ये टिपेट की टेबल है. तो रैंडम सैम्पलिंग के लिए या तो लॉटरी मेथड यूज़ किया जा सकता है या फिर टिपेट टेबल या फिर टेबल ऑफ रैंडम नंबर्स को यूज़ किया जा सकता है. तो ये रैंडम सैम्पलिंग था. लेकिन रैंडम सैम्पलिंग की कुछ मेरिट्स एंड डीमेरिट्स भी हैं. कि अगर कोई इन्वेस्टिगेटर रैंडम सैम्पलिंग को अप्लाई करता है तो इसकी मेजर मेरिट्स क्या क्या होंगी. इसकी नंबर 1 मेजर मेरिट्स होंगी कि इसमें बाइसनेस नहीं होगी. किसी भी सैम्पल के चूज़ होने का राइट है. जो सैम्पल चूज़ किया जाएगा वो फेयरली रिप्रेजेंटेटिव होगा. लेकिन इसकी डीमेरिट्स क्या हैं कि इसमें सपोज अगर रॉन्ग सैम्पल्स चूज़ हो गए तो रॉन्ग सैम्पल्स चूज़ होने पर जो पॉपुलेशन की ओवरऑल स्टडी होगी वो भी, उसका कंक्लूजन भी रॉन्ग होगा. यानी कि इसमें सैम्पल्स को कोई प्रॉपर वेटेज नहीं दी जाती. कि कोई अगर इम्पॉर्टेंट सैम्पल है तो उसको ज़्यादा ही वेटेज दी जाए, अगर लेस इम्पॉर्टेंट है तो उसको लेस वेटेज दी जाए. तो ऐसा इस मेथड के अंदर अप्लाई करना पॉसिबल नहीं होता. दूसरा, इसमें कई बार मैंने बताया कि जैसे इक्वल अगर रिप्रेजेंटेटिव नहीं है तो रिप्रेजेंटेटिव ना होने की वजह से भी रैंडम सैम्पलिंग प्रॉपर रिजल्ट्स शो नहीं करेगा. सेकेंड मेथड ऑफ सैम्पलिंग इज पर्पसिव और डेलिब्रेट सैम्पलिंग. पर्पसिव और डेलिब्रेट नेम से क्लियर है. डेलिब्रेट मीन्स जो जानबूझकर किया जाता है, किसी पर्पस के अकॉर्डिंग किया जाता है. यानी कि इस मेथड के अंदर जब इन्वेस्टिगेटर अपनी चॉइस के अकॉर्डिंगली, अपनी ओपिनियन के अकॉर्डिंगली जब सैम्पल्स को चूज़ करता है तो ऐसे मेथड को पर्पसिव और डेलिब्रेट सैम्पलिंग कॉल करते हैं. तो इन दिस मेथड इन्वेस्टिगेटर हिमसेल्फ मेक्स द चॉइस ऑफ द सैम्पल आइटम्स विच इन हिज ओपिनियन आर द बेस्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द यूनिवर्स. जो पॉपुलेशन, यूनिवर्स मीन्स यहाँ पर यूनिवर्स और पॉपुलेशन का मीनिंग मैं क्लियर करना चाहती हूँ
यूनिवर्स और पॉपुलेशन का मीनिंग होता है जो टोटल नंबर ऑफ आइटम्स जिसकी स्टडी करनी है, ऐसे नंबर ऑफ आइटम्स को यूनिवर्स और पॉपुलेशन कॉल करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हमने 11th क्लास के स्टूडेंट्स की स्टडी करनी है, अगर 11th क्लास में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट सपोज 50 हैं, तो 11th क्लास की यूनिवर्स या फिर 11th क्लास की पॉपुलेशन 50 कॉल करेंगे। 50 में से अगर 5 स्टूडेंट्स का ही रिजल्ट कुछ ड्रॉ आउट करना है, तो ऐसे में जो हम 5 स्टूडेंट्स पिक करेंगे वो 5 स्टूडेंट्स सैम्पल कहलाएंगे। तो पर्पसिव और डेलिब्रेट सैम्पलिंग में यूनिवर्स के अकॉर्डिंगली इन्वेस्टिगेटर जब अपनी चॉइस से सैंपल चूज करता है, तो ऐसे मेथड को पर्पसिव और डेलिब्रेट सैम्पलिंग के कॉल करते हैं। तो पर्पसिव और डेलिब्रेट सैम्पलिंग की भी सिमिलरली कुछ मेरिट्स एंड डीमेरिट्स हैं। इसकी मेरिट्स एंड डीमेरिट्स क्या होंगी? नंबर 1, इसमें इसकी कुछ मेरिट्स दी हुई हैं। एक तो ये फ्लेक्सिबल मेथड होगा, इन्वेस्टिगेटर की चॉइस पे डिपेंड करता है। अगर उसको लगता है कि कुछ आइटम्स मोर इम्पॉर्टेंट है तो वो उन आइटम्स को चूज कर सकता है। ये पर्पस के अकॉर्डिंगली सूटेबल रहता है और एक सिंपल टेक्निक ये मानी जाती है। लेकिन इसके भी कुछ ड्रॉबैक्स हैं, जैसे पर्सनल बायसनेस, जो हमने ऊपर वाले मेथड में किया था कि रैंडम सैम्पलिंग में भी रैंडम सैम्पलिंग में भी पर्सनल बायसनेस थी। सिमिलरली इस मेथड के अंदर भी पर्सनल बायसनेस रहती है कि सपोज इन्वेस्टिगेटर को जो उसके ओपिनियन में सपोज जो सैंपल इफेक्टिव है, हो सकता है इन रियलिटी वो सैंपल उतना इफेक्टिव ना हो, तो पर्सनल बायसनेस इसमें एग्जिस्ट करती है। पर्सनल बायसनेस होने की वजह से रिजल्ट्स जो हैं वो ट्रू नहीं होते, एक्यूरेट नहीं होते। तो अगर रिजल्ट्स ही ट्रू एंड एक्यूरेट नहीं होंगे तो कंप्लीट जो इन्वेस्टिगेशन है उसके रिजल्ट्स भी प्रॉपर फाइंड आउट नहीं हो सकेंगे। थर्ड मेथड इज स्ट्रेटिफाइड और मिक्स्ड सैम्पलिंग। स्ट्रेटिफाइड और मिक्स सैम्पलिंग क्या होता है? इस मेथड के अकॉर्डिंग पॉपुलेशन को कुछ स्ट्रेटा के अंदर डिवाइड कर दिया जाता है, और वो जो स्ट्रेटा में जब डिफाइन किया जाता है या फिर डिवाइड किया जाता है, हर स्ट्रेटा के अंदर कुछ सिमिलर टाइप ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं होती हैं। स्ट्रेटा क्या होता है? पॉपुलेशन को कुछ डिफरेंट लेयर्स में डिवाइड किया जाता है कि जो इन्वेस्टिगेशन करना है उस यूनिवर्स और पॉपुलेशन को जिसमें सिमिलर टाइप ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनको डिफरेंट लेयर्स में या डिफरेंट स्ट्रेटा में डिवाइड कर दिया जाएगा। फिर उन डिफरेंट स्ट्रेटाज में से डिफरेंट सैम्पल्स या डिफरेंट आइटम्स को चूज़ किया जाता है। फॉर एग्जांपल, जैसे अगर 11th क्लास के सपोज 10 स्टूडेंट्स की कुछ स्टडी करनी है, उनकी रीडिंग हैबिट्स क्या हैं, वो किस टाइप का टाइम टेबल फॉलो करते हैं, वो डेली जो है कितना टाइम डिवोट करते हैं पढ़ने में। तो सपोज़ ऐसा कुछ सर्वे करना है 11th क्लास के स्टूडेंट्स का, तो सबसे पहले क्लास 11th के स्टूडेंट्स को 4 स्ट्रेटाज में डिफाइन किया जाएगा। फॉर एग्जांपल आर्ट्स, कॉमर्स, नॉन मेडिकल एंड देन मेडिकल। अब ये जो 4 स्ट्रेटाज में डिवाइड किया स्टूडेंट्स को, यानी कि हर स्ट्रेटा के अंदर सिमिलर टाइप ऑफ स्टूडेंट्स थे, सिमिलर टाइप ऑफ उसके अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स एग्जिस्ट करती थी कि आर्ट स्टूडेंट्स में सिर्फ और सिर्फ आर्ट स्टूडेंट्स थे, सिमिलरली कॉमर्स, मेडिकल एंड नॉन मेडिकल। जब 4 स्ट्रेटाज में स्टूडेंट्स को डिवाइड किया तो हर स्ट्रेटा में से इन्वेस्टिगेटर ने अपने चॉइस के अकॉर्डिंगली सपोज जितने उसको कन्वीनियंट लगते हैं उतने उसने स्टूडेंट्स या सैम्पल्स को चूज़ किया। तो इसको हम स्ट्रेटिफाइड और मिक्स सैम्पलिंग कॉल करते हैं कि एक तरह से ये 2 मेथड्स का कॉम्बिनेशन हुआ कि पहले पॉपुलेशन को कुछ लेयर्स में डिवाइड कर दिया, और फिर उस पॉपुलेशन को लेयर्स में डिवाइड करने के बाद इन्वेस्टिगेटर या तो अपने चॉइस के अकॉर्डिंगली, किसी पर्पस के अकॉर्डिंगली, या फिर वो रैंडमली भी कुछ सैम्पल्स को चूज कर सकता है। तो ऐसा मेथड क्या कहलाता है? स्ट्रेटिफाइड और मिक्स्ड सैम्पलिंग। तो स्ट्रेटिफाइड एंड मिक्स सैम्पलिंग की मेरिट्स क्या क्या होंगी? नंबर 1, इसमें एक तो ये पॉपुलेशन की डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स को कैरी करता है। डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होने की वजह से जो एनालिसिस होता है वो ईजी हो जाता है, और ये जो मेथड है वो एक रिलायबल रिजल्ट्स को शो करता है। लेकिन इसके साथ इसकी कुछ डीमेरिट्स भी हैं। डीमेरिट्स क्या होंगी? एक तो जो इन्वेस्टिगेटर है उसको कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए पॉपुलेशन की, कि जिस पॉपुलेशन की वो स्टडी कर रहा है उसके अंदर डिफरेंट सैम्पल आइटम्स में क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स एग्जिस्ट करती हैं। नेक्स्ट इसमें है इसमें भी पॉसिबिलिटी ऑफ बाइसनेस रहेगी। जब पॉपुलेशन को डिफरेंट स्ट्रेटा में डिवाइड किया जाता है तो डिफरेंट स्ट्रेटाज में डिवाइड करने की वजह से कई बार जो इन्वेस्टिगेटर है अपनी चॉइस के अकॉर्डिंगली वो
सैम्पल्स को चूज़ कर लेता है, तो ऐसे में वहाँ पर भी बायसनेस एग्जिस्ट करेगी। अगर साइज ऑफ पॉपुलेशन स्मॉल है और उसमें अगर हम इसको फिर से स्ट्रेटास में डिवाइड कर देते हैं, तो ऐसे में जो पॉपुलेशन है वो स्मॉलर एंड स्मॉलर साइज में कन्वर्ट होता जाएगा और उसमें से सैम्पल्स को चूज़ करना एक डिफ़िकल्ट टास्क होगा। तो ये इससे कुछ मेरिट्स एंड डीमेरिट्स थी स्ट्रेटिफाइड और मिक्स सैम्पलिंग की। नेक्स्ट जो मेथड है दैट इज सिस्टमेटिक सैम्पलिंग। सिस्टमेटिक सैम्पलिंग में क्या होगा, इन दिस मेथड पॉपुलेशन इज न्यूमेरिकली, जियोग्राफिकली एंड अल्फ़ाबेटिकली अरेंज्ड। यहाँ पर पॉपुलेशन को या तो नंबर फॉर्म में या फिर एरिया वाइज में या फिर उनको कोई अल्फ़ाबेट्स के अकॉर्डिंगली अरेंज किया जाता है। ऐसा अरेंज करने के बाद कुछ एक पर्टिकुलर नंबर की आइटम जो है वो एज अ सैम्पल सिलेक्ट की जाती है। ऐसे मेथड को हम सिस्टमेटिक सैम्पलिंग कॉल करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमें कोई सर्वे करना है, तो सपोज़ कि कुछ फर्म्स का सर्वे करना है कि इंडिया में कितनी शुगर मिल्स जो हैं वो वर्किंग है, तो ऐसे में जो शुगर मिल्स हैं पहले उसको एरिया वाइज डिवाइड कर दिया। एरिया वाइज में सपोज़ हमने सिर्फ 5 स्टेट्स का ही इसमें स्टडी करना है, तो अकॉर्डिंग टू 5 स्टेट्स यूपी, पंजाब, एमपी, हरियाणा और एक और कोई भी स्टेट ले सकते हैं, सपोज़ राजस्थान ले लिया, तो 5 स्टेट्स में डिवाइड किया। 5 स्टेट्स में जितनी नंबर ऑफ फॉर्म्स हैं फिर उनको कुछ नंबर्स असाइन कर दिए कि हर स्टेट के अंदर सपोज़ 10 फॉर्म्स हैं, तो हर स्टेट में सपोज़ हरियाणा की फॉर्म्स को 1 to 10 नंबर असाइन किया, पंजाब की फॉर्म्स को 11 to 20 नंबर असाइन किया। सिमिलरली हर स्टेट की फॉर्म को एक नंबर असाइन करते गए। नंबर असाइन करने के बाद इसमें क्या होगा कि हमने कोई पर्टिकुलर नंबर की आइटम को सिलेक्ट किया, कि हमने हर 5th आइटम को सिलेक्ट किया, तो नंबर 5 आइटम राजस्थान की सिलेक्ट कर ली, राजस्थान में से 5 and 10 नंबर सिलेक्ट हुआ। सिमिलरली पंजाब में 15 and 20 नंबर सिलेक्ट हुआ, हरियाणा में सपोज 25 and 30 नंबर सिलेक्ट हुआ, तो हर nth आइटम जो है वो सिलेक्ट करते जाएंगे। तो ऐसे मेथड को हम सिस्टमेटिक सैम्पलिंग कॉल करते हैं कि पहले पॉपुलेशन को न्यूमेरिकली या फिर जियोग्राफिकली अरेंज करेंगे, फिर उनको कुछ नंबर्स या फिर कुछ अल्फ़ाबेट्स असाइन करेंगे और उसके अकॉर्डिंगली फिर जो सैम्पल्स हैं वो चूज़ करते जाएंगे। तो ये जो मेथड है एक तरह से रैंडम सैम्पलिंग का भी इसमें एक कॉम्बिनेशन यूज़ किया है कि पहले पॉपुलेशन को कुछ डिफरेंट स्ट्रेटास में डिफाइन करने के बाद फिर रैंडमली कुछ नंबर्स को चूज़ किया। तो ऐसा मेथड सिस्टमेटिक सैम्पलिंग होता है। इसकी मेजर मेरिट्स क्या होंगी, ईजी है और इसमें कंपैरेटिवली बाकी मेथड्स के इन कंपैरिजन लेस पर्सनल बायसनेस जो है वो एग्जिस्ट करती है। लेकिन इसकी भी कुछ डीमेरिट्स हैं कि इसके अंदर जो पॉपुलेशन की जो आइटम्स हैं वो होमोजीनियस नेचर की होनी चाहिए, एक जैसी नेचर की होनी चाहिए, तभी हर nth नंबर ऑफ आइटम जो है वो बेटर रिजल्ट्स शो कर सकता है। अगर पॉपुलेशन की हर आइटम में कुछ डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी तो नेचुरली इसमें बहुत सारी आइटम्स जो हैं उनकी स्टडी करना इसके अंदर वो रह जाएगा। नेक्स्ट जो मेथड है दैट इज़ कोटा सैम्पलिंग। कोटा सैम्पलिंग मेथड क्या होता है, इन दिस मेथड द पॉपुलेशन इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट ग्रुप्स और क्लासेस एंड सम परसेंटेज ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स इज फिक्स्ड। कोटा जैसे नेम से क्लियर है, कोटा सैम्पलिंग में क्या होता है, कोटा मीन्स क्या होता है, जहाँ पर नंबर ऑफ आइटम्स को डिसाइड कर लेते हैं उसको कोटा बोलते हैं। तो सैम्पलिंग में कोटा सैम्पलिंग क्या होगा, जहाँ पर हर ग्रुप में पॉपुलेशन की जितनी आइटम्स को सिलेक्ट करना है पहले से उसका नंबर डिसाइड कर लेंगे कि सपोज़ पॉपुलेशन की 10 आइटम्स को चूज़ करना है, तो ऐसे में जो 10 आइटम्स चूज़ करनी है वो किसी बेस पर भी उन आइटम्स को चूज़ किया जा सकता है। लास्ट इज़ कन्वीनियंस सैम्पलिंग। कन्वीनियंस सैम्पलिंग मेथड क्या होता है, ये इन्वेस्टिगेटर की चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है कम्प्लीटली कि इन्वेस्टिगेटर को जो सैम्पल्स चूज़ करना कन्वीनियंट होता है वो अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंगली वही सैम्पल्स को चूज़ करता है। कन्वीनियंस एंड पर्पसिव सैम्पलिंग में मेजर डिफरेंस क्या है, कन्वीनियंस में जस्ट इन्वेस्टिगेटर की अपनी कन्वीनियंस अपनी ईज़ एग्जिस्ट करती है, लेकिन पर्पसिव और डेलिब्रेट सैम्पलिंग में अकॉर्डिंग टू इन्वेस्टिगेशन का जो पर्पज़ है वहाँ पर जो इन्वेस्टिगेटर जो सैंपल को इकट्ठा करता है, कलेक्ट करता है, वो पर्पसिव सैम्पलिंग उसको हम कॉल करते हैं। तो कन्वीनियंट सैम्पलिंग क्या होगा कि ऐसा मेथड जहाँ पर इन्वेस्टिगेटर अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग, अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंगली
जो सैम्पल्स चूज़ करेंगे उसको हम कन्वीनियंट सैम्पलिंग कॉल करते हैं। तो ये मेथड भी इजी है, इन्वेस्टिगेटर के चॉइस पे डिपेंड करता है, लेकिन इसके अंदर भी जो इसकी मेजर डीमेरिट होगी वो पर्सनल बाइसनेस एग्जिस्ट करेगी। तो आज हमने 6 मेथड किए सैम्पलिंग की, 6 मेथड्स: रैंडम सैम्पलिंग, पर्पसिव सैम्पलिंग, स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग, सिस्टमैटिक सैम्पलिंग, कोटा सैम्पलिंग एंड लास्ट इज कन्वीनियंस सैम्पलिंग। तो 6 मेथड जो आज हमने स्टडी किए हैं। इसके बाद जस्ट इसमें एक इसका लास्ट कंपैरिजन है सेंसस मेथड एंड सैम्पल मेथड के बीच, वो हम इसको नेक्स्ट लेक्चर में कवर अप करेंगे। ओके, टिल देन थैंक यू, कीप वॉचिंग।